अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन अभी तक समझ में नहीं आया। देखिए क्वेश्चन के हम कुछ भाग कर देते हैं, यहाँ पर कुछ टुकड़े कर देते हैं इसके। क्या बोला है? आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। एक भाग तो इतना हो गया भाई, ये तो करना ही है ना हमें। फिर उसके बाद में फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। चलो ठीक है, उसके बाद और एक त्रिभुज बनाना है हमें जिसकी भुजा इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 हो, गुनी हो। आई बात समझ में? तो इसके दो भाग है ना, जैसा हर एक क्वेश्चन के दो भाग होते हैं, इसके भी दो भाग है। अब सबसे पहला चैलेंज हमारे पास में ये है कि पहला भाग कैसा किया जाए। आधार 8 सेंटीमीटर, एक एक करके बात कर रहे हैं हम। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। मुझे एक बात बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसे है? जिसकी दो भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। और तीसरी कुछ भी हो सकती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। और समद्वि, द्वि मतलब दो, बाहु यानी कि कोई भी दो भुजाएं क्या होगी? इसकी बराबर होगी। हो सकता है कि ये और ये बराबर हो सकता है कि ये और ये बराबर हो, ऐसा। इतनी बात तो क्लियर है। अब क्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर आधार होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैंने बोल दिया कि यहां पर 8 सेंटीमीटर आधार होना चाहिए। ठीक, ये तो माप सकते हैं हम स्केल की सहायता से। भाई कभी भी क्या होता है, कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है, कोई रचना करना होता है, तो आपको उसको रफ पेपर पर एक बार ऐसा रफ डायग्राम कर लेना चाहिए कि भाई हमें करना क्या है इसमें। ठीक है ना? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर उसके बाद में बनाओ भाई, एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाता ना कि हाँ हमें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अब 4 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए भैया। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, इस बात को अच्छे से समझना। चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, हमें मतलब नहीं है उससे कि त्रिभुज कैसा है, कैसा भी त्रिभुज हो। ठीक है? अधिक कोण वाला हो, चाहे न्यून कोण वाला हो, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो। इसकी ऊंचाई का मतलब क्या होता है? इस शीर्ष से इस पर लंब डाल दीजिए सामने वाली भुजा पर, तो ये वाली ऊंचाई होगी। आई बात समझ में? ऊंचाई कौन सी होगी? ये वाली होगी। ये वाली जितनी भी लंबाई रहेगी इसकी, ये ऊंचाई होगी। अब मुझे एक बात बताइए कि ये शीर्ष है, इससे अगर मैं इस त्रिभुज की अगर ऊंचाई निकालना चाहूँगा तो यहाँ से लंब डालना पड़ेगा। लंब का मतलब क्या है? 90 अंश का कोण अगली सम्मुख भुजा पर। अब भुजा नहीं है तो उसको आगे बढ़ाओ, तो ये ऊंचाई होगी। याद रखना, बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? और अगर ये छोटी बातें अगर नहीं मालूम तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। गलती या होगी, या टफ लगेगा, या कहीं ना कहीं बोरिंग लगेगा वो। अब देखना, इसकी ऊंचाई कौन सी होगी? ये यहाँ से ये इस प्रकार से लंब डाल दिया हमने, तो ये होगी ऊंचाई। तो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, इसके शीर्ष से अगर लंब डालते हैं सम्मुख भुजा पर, तो इसकी जो लंबाई रहेगी वो ऊंचाई कहलाती है। ठीक, मेरे ख्याल से ऊंचाई बात समझ में आ गई। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर बोला है इसमें। इस पर मत जाना कि ये तो सर ये 8 है तो ये तो ज़्यादा 4 दिखाई दे रहा है। एक रफ डायग्राम बना रहे हैं हम। ये 4 सेंटीमीटर कैसे बनेगी भाई? समद्विबाहु त्रिभुज है ना ये, तो इसका शीर्ष क्या करता है? सम्मुख भुजा को लंब समद्विभाजित करता है। देखिए लंब अगर इस पर डाला जाए तो ये समद्विभाजित करता है। ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है। ये एक गुण होता है त्रिभुज का। और दिख भी रहा, अगर समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि ये दो भुजाएं बराबर है, तो इसके शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। ये वाले भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए ना, ये और ये बराबर है, तो क्या कर रहा? समद्विभाजित, समद्विभाजक। मतलब ये रेखाखंड क्या कर रहा है? इसको समद्विभाजक कर रहा है। ये और ये भाग क्या होता है? इसका बराबर हो गया।
और यहाँ पर 90 अंश का भी कोण है तो लंब भी हो गया कि नहीं लंब। तो लंब समद्विभाजक। नहीं आई बात समझ में। इस भुजा ने क्या किया, इस भुजा को समद्विभाजित किया बराबर। और जब भी समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा और इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे तो ये समद्विभाजित करता है। तो ये लंब समद्विभाजक बनाना पड़ेगा हमें इस भुजा का, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये वाली लंबाई नापना पड़ेगा कि भैया 4 सेंटीमीटर कहाँ पर है, और फिर हमारे पास ये त्रिभुज बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी हम बनाएंगे इधर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़े क्या कि इतना काम पहले कर ले, इतना काम पहले कर ले, फिर उसके बाद में ये वाली बात हम बाद में देखेंगे। चलिए ठीक है, देखना मैंने क्या किया, एक स्केल ली, स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। चलिए ठीक है भाई, 8 सेंटीमीटर रेखा का रेखाखंड खींच देता हूँ मैं। देखिए ये हो गया 8, ये 8 सेंटीमीटर एग्जैक्ट दिख भी रहा होगा। 8 सेंटीमीटर मैंने वर्चुअल है तो यहाँ पर दिखाई भी देता है कितना सेंटीमीटर मैंने खींचा। अच्छा, इसका नाम तो कहीं पर प्रश्न में दिया नहीं, तो आपकी मर्जी है भैया, ए बी दे दो या पी क्यू दे दो या आर एस दे दो, जो नाम देना है वो नाम दे दो, ठीक है ना। मैंने इसके नाम दे दिए ए और इसका नाम दे दिया बी। इसका नाम क्या दे दिया, बी, ए और बी। चलिए ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम। आपको लंब समद्विभाजक करना है। कोई भी रेखाखंड है और इस रेखाखंड के 2 टुकड़े करना है। कैसे किए जाते हैं, प्रकार की सहायता से। कैसे, ध्यान देना, अगर आपको नहीं मालूम तो ध्यान देना, और मालूम है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर भी ध्यान दे दो। आपको प्रकार को आधे से ज़्यादा फैलाना, लग रहा क्या, आधे से ज़्यादा फैलाना है। कभी कई बच्चे बोलते हैं आधे से ज़्यादा कितना फैलाना है, इतना कि इतना कि इतना कि, अरे भाई आधा इतना है लगभग। अरे ऐसा नहीं कि स्केल से नापते बैठ रहे हम, लगभग आधा इतना है तो इतना फैला दो, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा फैला दो। और एक चाप ऊपर की ओर काटो, और थोड़ा सा फैला देता हूं मैं, एक चाप ऊपर की ओर काटो, और सेम एक चाप काटो नीचे की ओर, एक चाप नीचे की ओर काटो, और फिर दूसरे शीर्ष पर ये नोक रखना आपको। और अच्छा, प्रकार को हिलाना नहीं है भैया, समझे बात को, प्रकार को हिलाना डुलाना नहीं है। एक जो चाप काटा उसी माप का ये भी रहेगा और उसी माप का इधर से भी काट रहे हैं हम। एक बार फिक्स कर दिया तो उतना ही रहेगा वो, ये हो गया। आ गई बात समझ में। दोनों के जो कटान बिंदु है ना, इन कटान बिंदुओं को मिला दो, दोनों के कटान बिंदुओं को क्या कर दो, मिला दो। बहुत बढ़िया। चाहो तो आप डैश डैश से मिला दो, इस प्रकार से आप डैश डैश से इस प्रकार से मिला दो। इसको मिला दिया क्या, इस प्रकार से मिला दो, मिला दिया। तो ये हो गया लंब समद्विभाजक, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो गया, बराबर भी हो गया। और इस भुजा को क्या बोलेंगे, लंब, क्या बोलेंगे इसको, यहां पर 90 अंश का कोण बनाता है। क्लियर। अब देखिए, आपको मालूम है कि ये भुजा कितनी है, ये लंब कितना है, 4 सेंटीमीटर है ना। तो 4 सेंटीमीटर का एक चाप काट लो। देखिए स्केल है मेरे पास में, मैंने 0 पर रखा, 0 पर रखा और 4 सेंटीमीटर फैला देता हूं मैं। 1 2 3 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर मैंने इसको फैला दिया। अब देखिए प्रकार की ये जो नोक है उसको यहाँ पर रखा मैंने, और 4 सेंटीमीटर का एक चाप काट दिया। बस अब मुझे एक बात बताओ कि जब 4 सेंटीमीटर का चाप काटा तो ये वाला 4 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ ना। तो आपको त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तो चाहिए थी, तो 4 सेंटीमीटर बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये जो कटान बिंदु है, अच्छा मजे की बात मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पर ये चाप भी वहीं पर कटे और ये वाला भी कटान बिंदु 4 सेंटीमीटर का बनाया तो वो भी वहीं पर कटा। ये संयोग की बात है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हो सकता कि ये कटान बिंदु आपके ये यहाँ पर कटे हैं, ये वाले कौन से, ये जो इधर से चाप काटा था मैंने, और जब इधर से 4 सेंटीमीटर खींचा तब यहाँ पर कटा। तो इससे कन्फ्यूज मत होना कि सारे एक ही जगह पर कटेंगे, क्योंकि आपने तो आधे से ज़्यादा फैलाया था ना। तो संयोग की बात है कि वो वहीं पर कटा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इनको दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, ये मिला दिया और
इधर से भी मिला देते हैं। ठीक, ये मिला दिया, बस हो गया। ये 4 सेंटीमीटर है और ये भुजा और ये भुजा कैसी है, बराबर है बस। और ये वाली भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसका कटान बिंदु का नाम सी दे देता हूँ ना मैं, दे दिया सी। कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। देखिए पहला काम तो हमने कर दिया, पहला काम हमने यहाँ पर कर दिया, इतना काम कर दिया। देखिए कितना काम किया अभी। 8 सेंटीमीटर आधार और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, कर दी। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी है, 1 सही 1/2 है, 1 सही 1/2 है, ऐसा बोला है इसमें। चलिए ठीक है, 1 सही 1/2। आपको मालूम है इसका मतलब क्या होता है? इसका इसमें गुना किया जाता है, 2 1 2 और इसको जोड़ दिया जाता है। देखिए 2 × 1 = 1 और बटे जो नीचे रहता है वही रहता है। क्या हो गया, 2 1 2 और 1 3, 3/2। आपको बनाना है 3/2, घुमा फिरा के दिया है क्वेश्चन। 1 सही 1/2 दिया है, 2 1 2 और 1 3, 3/2 ये दिया है और इसकी रचना करना है। मुझे एक बात बताइए कि जो दिया गया त्रिभुज है वो छोटा है कि रचना करना है वो छोटा है? तो आप बोलेंगे कि जो रचना करना है वो बड़ा दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा और ये 2 है। तो जो ये त्रिभुज है ना, इसकी अपेक्षा बड़ा त्रिभुज बनने वाला है। अब जब बड़ा त्रिभुज बनेगा ना, तो बड़ा त्रिभुज कैसे बनाएंगे? हमेशा याद रखना, जब भी बड़ा त्रिभुज बनाना है तो इस भुजा को आगे की ओर बढ़ा दो, इस भुजा को आगे की ओर बढ़ा दो, ठीक, और इस भुजा को भी आगे की ओर बढ़ा दो, इस भुजा को भी आगे की ओर बढ़ा दो। देखिए इस भी आगे की ओर बढ़ा दो। हमेशा हमेशा, ऐसा नहीं कभी कभी की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा जब भी अंश हर की अपेक्षा बड़ा है तो इन भुजाओं को आगे बढ़ाओ। चलिए ठीक है, बढ़ा दिया भैया। अब वही पुराना काम करना है आपको। यहाँ पर एक न्यून कोण बनाना है। अब कितने न्यून कोण मतलब कितने अंश का, ये सोच रहे होगे आप। तो भाई आपकी जो मर्जी है वो बनाओ। न्यून कोण 30 अंश का बना दो, 40 का बना दो, 50 का बना दो, 60 का बना दो। ऐसा नहीं कि 80 का बना रहे। भाई 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, उसी को न्यून कोण बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बना रहे, लगभग 40-45 के लगभग का बना लो। और ऐसा नाप तोल के नहीं बनाना है कि भाई एग्जैक्ट बनाएंगे हम, तो नाप तोल की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है, एक न्यून कोण बना दिया न्यून कोण, हाँ बहुत बढ़िया। और इसको भी तीर लगा दो इधर। ये हमेशा करना है जब भी बड़ा बनाना है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये तो बनाना ही है न्यून कोण हमेशा। जब बड़ा बनाना है तो ये भुजा को और ये भुजा को आगे बढ़ाना पड़ता है, बस इतनी बात याद रखो। अब देखिए, अब ध्यान देना, दोनों में बड़ा कौन है तो 3, बड़ा है 2 से। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा रहेगा ना उतने बराबरी के टुकड़े करना है, इसके उतने बराबरी के भाग करना है। चलिए मैं भाग कर देता हूँ बराबरी के। कितने भाग करूँ मैं? 3। कितने? 3। तो बड़े बड़े बनेंगे क्योंकि दूर दूर है ये हैं। 1 और यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 3। आ गई बात समझ में? ये 3 बराबरी के भाग कर दिए। अब जो दिया है वो कितना है? 2 है ना। इसके नाम भी दे दो पहले। इस भाग का नाम है A1, क्योंकि ए से शुरू हुआ है इसलिए A1, A2 और A3। जो दिया गया है वो कितना है? 2। ध्यान देना, इधर दिया है वो कितना है? 2। इसीलिए A2 को इससे मिलाएंगे। दिया वाला तो त्रिभुज है ही ना, तो दिए वाले से मिलाना है इसको B से। चलिए मिला देता हूं मैं। इस बात को याद रखना, मैंने जो अभी कथन बोला है, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि यहां पर जो दिया गया त्रिभुज है वो 2 है,
तो इसलिए दिए गए त्रिभुज के बी शीर्षकों, यानी कि ये वाले शीर्षकों A2 से ही मिलाना ये तय है, निश्चित है। हाँ, इनको दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे हम इस प्रकार से। बस अब जितना बड़ा यहाँ पर कोण है उतना ही बड़ा कोण यहाँ पर बनाना है हमेशा, सारे क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि कभी कभी, ये काम हमेशा करना है। जितना बड़ा कोण यहाँ पर है, देखिए मैंने प्रकार रखा और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चाप काट देता हूँ। ये यहाँ पर एक चाप काट दिया, ये वाला, ठीक है। उतना अब हिलाना नहीं, इसको कम ज़्यादा नहीं करना, उतना ही बड़ा चाप यहाँ पर भी इसको रख के उतना ही बड़ा चाप काटना है। अरे बड़ा का मतलब ऐसे में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ से ये चाप की दूरी और यहाँ से चाप की दूरी बराबर होना चाहिए, ये मतलब है मेरा। ऐसे में तो छोटा बड़ा दिख ही रहा होगा, ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना बड़ा ये चाप है, कितना बड़ा चाप है, ये इतना बड़ा, उतना ही बड़ा चाप यहाँ से काटो, उतना ही बड़ा चाप यहाँ से काटो। कहने का मतलब इसकी जो लंबाई है उतनी ही लंबाई इसकी होना चाहिए, मतलब दूरी भी बराबर हो गई और लंबाई भी बराबर हो गई। और जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु को A3 से मिला दो। आ गई बात समझ में। और जहां पर भी इस भुजा से मिलेगा उसका नाम, ये B है ना, तो इसका नाम दे दो B डैश। क्या नाम दे दो, B डैश। ये B है तो B डैश। सेम वही काम, जितना ये वाली भुजा है इसी के समांतर और एक भुजा बनाना है B डैश से। तो जितना बड़ा ये कोण है उतना ही बड़ा कोण यहाँ पर बनाना है। जैसा इधर किया वही काम यहाँ पर भी करना है, ठीक है। देखना देखना, ये लिया और ये चाप कट कर दिया, उतना ही बड़ा चाप B से यहाँ से करना है, ये हो गया। अब क्या करना है, जितनी लंबाई इस चाप की है उतनी ही लंबाई का एक चाप यहाँ पर कट करना है, ये वाला कर दिया कट। अब B डैश को और इसको मिला देना है। कहने का मतलब इसकी जितनी दूरी है उतनी दूरी ये हो गई, और जितना बड़ा ये चाप है उतना बड़ा चाप ये हो गया। तो ये हमेशा समांतर बनेगी। कैसी बनेगी रेखा, समांतर रेखा बनेगी। देखिए दोनों को इस प्रकार से मिला दो, मिल गया। तो इसका नाम C है तो इसका नाम C डैश दे दो। आगे क्या बात समझ में आ गई बात। कहने का मतलब ये वाला जो है त्रिभुज, ये दिया गया है त्रिभुज, और ये जो है उसकी रचना हमें करना था। क्लियर। अब देखिए, मैंने जैसा कि पिछले बार आपको बताया कि इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 3 चीज़ें होती है। अगर मान लिया जाए 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो इसके 3 टुकड़े कर दिए जाते, 2 2 2, ठीक है। 2 2 2 2 नंबर तो इस पर किया जिसमें हमें बहुत टाइम लग गया, और 2 नंबर इसके जैसा जैसा किया वैसा लिखने के लिए, रचना के पद, ये रचना के पद या रचना के चरण, भाई क्या क्या किया आपको लिखना है यहाँ पर। और ये क्या है, रचना की हमने, रचना जो बनाया ये पूरा डायग्राम। और ये होता है औचित्य। क्या होता है, औचित्य। और आपको मालूम है कि इस प्रश्न में आपको क्लियर बोला भी है, औचित्य भी दीजिए। देखिए रचना का औचित्य भी दीजिए, तो आपको औचित्य भी इसका देना है। चलिए ठीक है। तो सब पर 2 2 नंबर होते हैं, तो आप याद रखना सारी चीज़ें लिखना बेहद ज़रूरी होती है। अब मुझे क्या करना है, जो जो काम किया वो सारे काम हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला रचना के पद। क्या, रचना के पद। रचना के पद का मतलब पहला काम क्या किया, दूसरा काम क्या किया, तीसरा काम क्या किया, ये सारी चीज़ें लिखना है। क्या किया आपने, ये भी एक रेखाखंड खींचा जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और फिर उसके बाद में इस भुजा को लंब समद्विभाजित किया। फिर उस लंब समद्विभाजित ने इस त्रिभुज को D बिंदु पर काटा,
डी बिंदु चाहो तो आप इसको, इसका नाम डी दे सकते हैं, डी बिंदु पर काटा। और बिंदु डी से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का हमने क्या एक चाप काटा, और जहाँ पर भी एक कटान बिंदु है उसको नाम सी दिया, और ए को सी से और बी को सी से मिला दिया। कितना बड़ा काम, इतना इतना लिखना है आपको, और इतना लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम का मतलब नहीं है। त्रिभुज बनाना कैसे रचना की जाती है, कैसे बनाया जाता है, ये बात हमने 8th 9th क्लास में सीख ली थी, तो उसको उसके रचना के पद लिखने की जरूरत इसमें नहीं होती है। हमें क्या करना है कि ये इस त्रिभुज का, ये बड़ा त्रिभुज बनाया, नया त्रिभुज बनाया, उसके रचना के पद लिखना आवश्यक है। तो एक लाइन में आप क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी की रचना की, जिसमें क्या किया, ए बी बराबर से 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर से 8 सेंटीमीटर, ये लिखना जरूरी है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाया आपने। और ए सी का मान और बी सी का मान, ये दोनों के मान कैसे है, बराबर है। दोनों कैसे है, बराबर है, बराबर है, ठीक है। और सी डी बराबर से कितना है, 4 सेंटीमीटर, तथा सी डी बराबर से 4 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। सी डी तथा सी डी बराबर से, तथा सी डी बराबर से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, लंब है, लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो इस भुजा की लंबाई मापी नहीं। अरे काय के लिए मापना है भाई, जब पूछा ही नहीं है, हमारा ये काम ही नहीं है। हमें तो बोला था कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी ऊंचाई है ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 4 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, इतनी सी बात दी है। इसमें माथा पच्ची खूब ज़्यादा नमक मिर्च लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है, बस केवल सिंपल इतनी सी बात लिखना है। दूसरा काम क्या किया, ए बी को बी डेज तक बढ़ाया, या एक काम करते ना, ये तो तीर का चिन्ह है ना इधर, ये भी तीर का चिन्ह है, तो इसको एक्स नाम दे देता हूँ, इसको वाई नाम दे देता हूँ, और इसको जेड नाम दे देता हूँ। ए बी को एक्स तक और ए सी को वाई तक बढ़ाया। भुजा ए बी को एक्स तक तथा ए सी को कहाँ तक बढ़ाया, वाई तक, एवं बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाया। क्या बनाया, एक न्यून कोण बनाया, जो कि क्या है, ए जेड द्वारा। बिंदु ए पर नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर एक न्यून कोण, न्यून कोण ये जेड किरण द्वारा बनाया, किरण द्वारा बनाया। तीसरा, बस इतनी का बात क्लियर है ना, जो जो काम किया वो लिख दिया हमने। अब चूंकि हमें रचना किसकी करना है, एक सही 1/2 भाग की करना है, त्रिभुज भाग की करना है। चूंकि रचना दिए गए त्रिभुज की, दिए गए त्रिभुज के एक सही 1/2, यानी कि क्या हो गया, 3/2 भुजाओं का, त्रिभुज का 1/2 यानी कि इतनी भुजाओं वाले त्रिभुज की करना है, त्रिभुज की करना है। बात समझ में आई। 3/2 यानी कि ये रचना करना है हमें,
और ये दिया है। तो इस भुजा के ए से प्रारंभ करते हुए 3 भाग करेंगे। याद रखना, जो ज़्यादा है उतने भाग करना है। हाँ, तो चौथा, तो या इसी में लिख देते करना है। तब ए से प्रारंभ कर जेड की ओर बराबर कितने भाग करेंगे? 3 भाग करेंगे। क्लियर? हाँ, जो कि क्या है? जो कि A1 A2 A3 है। ठीक, ये हमने क्या किए? 3 भाग किए। अब मुझे एक बात बताओ कि जो दिया गया त्रिभुज है वो कितना है? 2 है। तो दूसरे भाग को इससे मिलाना है, पुराने वाले त्रिभुज से। ठीक है, A2 को B से मिलाएंगे। अगला काम क्या किया? चौथा काम क्या किया? A2 को, या तो हम बोल सकते कि A2 को किससे मिलाया? B से। मिलाने के पश्चात मिला दिया इसको इससे, तो इसके समांतर A3B डैश खींचेंगे। A2 B के समांतर A3B डैश खींचेंगे। ठीक है? अरे ज़्यादा माथा बच्ची नहीं करना है कि यहाँ पर ये कौन है, दोनों बराबर है, ये है। अरे भाई खींचेंगे, हमें तो मालूम है ना। ये पहले ये पिछली कक्षाओं में हम सीख चुके हैं कि समांतर रेखाएं कैसे खींची जाती है। तो उसकी रचना के पदों में इसको इंक्लूड करना जरूरी नहीं है। क्या क्या काम किया ये लिखना है आपको यार। ठीक है ना? अब 5वां देखिए, ये हमने खींच दिया, B डैश बिंदु मिल गया। अब B C के समांतर B डैश, ये बिंदु तो मिल गया ना आपको। अब B डैश C डैश रेखा खींचेंगे। अब B C के समांतर B डैश C डैश खींचेंगे। खींच दिया, इसको भी खींच दिया हमने। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जो ये वाला त्रिभुज है, पुराना त्रिभुज है, इसका 3/2 भुजाएं है इसकी। क्या है? अतः यहां त्रिभुज कौन सा? ABC के संगत कौन सा त्रिभुज? नया त्रिभुज कौन सा बना? AB डैश C डैश। त्रिभुज AB डैश C डैश की भुजाएं क्या है? 1 सही 1/2 गुनी है। बस हो गया काम। अभी तक हमने केवल क्या बोला कि बड़ा सिंपल सा काम है भैया कि ये त्रिभुज बनाया, यहाँ न्यूनकोण बनाया, 3 भाग किए, तीसरे भाग को B से मिलाया, इसके समांतर ये भुजा बनाई, ये बिंदु मिल गया तो इसके समांतर और एक रेखा बनाई। ठीक है, इतनी बातें कर दी। फिर उसके बाद में बोला कि जो पुराना त्रिभुज था उसकी अपेक्षा नए त्रिभुज की जो भुजा है वो 1 सही 1/2 गुनी है, ऐसा बोला। लेकिन प्रमाण अभी तक नहीं है। हम एक बनाए, हमें तो मालूम है, लेकिन इसका प्रमाण देना पड़ेगा ना कि ये जो हम बात बोल रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो इसका प्रमाण जब तक नहीं देंगे तब तक कैसे बात पता चलेगी? तो यहां पर देखना, इसका प्रमाण देते हम, और प्रमाण को बोला जाता है औचित्य, रचना का औचित्य। और आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, देखा ना, कि इसका औचित्य भी ज्ञात कीजिए, लिखा है वो पीले, रचना का औचित्य भी दीजिए। तो इसका औचित्य देना जरूरी है। औचित्य कैसे देंगे इस बात को समझिए आप। सबसे पहले औचित्य देने के लिए सबसे पहले ये नीचे वाला जो त्रिभुज है ना उस पर जाइए आप। आपके पास में एक त्रिभुज इस प्रकार का बना है और एक त्रिभुज ऐसा बना है। देखना, ध्यान देना, इधर एक त्रिभुज बना है ये ऐसा यहां पर, और एक त्रिभुज बना है ये बड़ा वाला।
इन दोनों त्रिभुजों की एक खासियत है। क्या खासियत है? ये भुजा और ये भुजा क्या है? समांतर है। याद रखना, त्रिभुज की आधारभूत आनुपातिक प्रमेय नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ लो अब क्या होता है। दुनिया का कोई भी त्रिभुज बना लो आप, अरे कैसा भी त्रिभुज बना लो, और एक भुजा के समांतर अगर एक रेखाखंड खींचा जाए जो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है। क्या बोला मैंने? त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये जो तीर का चिन्ह है ना, वो समांतर को प्रदर्शित करता है। इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर एक रेखाखंड खींचा जाता है, लेकिन वो ऐसा होता है कि जो अन्य भुजा को इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो क्या होता है? तो फिर क्या होता है? क्या होता है? देखिए ध्यान देना इधर। इस भुजा, कौन सी? ये वाली भुजा, इस भुजा की लंबाई को अगर इस भुजा की लंबाई से भाग दिया जाए और सेम छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई को बड़े त्रिभुज की भुजा से भाग दिया जाए, बड़ी त्रिभुज की भुजा से भाग दिया जाए, या ये छोटे त्रिभुज की इस भुजा को बड़े त्रिभुज की भुजा से भाग दिया जाए, तो तीनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका उल्टा भी बोल दो, बड़ी भुजा में छोटी भुजा का भाग दिया संगत, ये बड़ी भुजा में छोटी भुजा का भाग दिया, ये बड़ी भुजा में छोटी भुजा का भाग दिया, तो ये तीनों बराबर होते हैं जो भाग देंगे देने के बाद। तो इसको बोला जाता है त्रिभुज की आनुपातिक प्रमेय। तो सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनी है। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? त्रिभुज। कौन सा? त्रिभुज A3 B डैश या B डैश A3 में इस त्रिभुज की बात करते हैं। इसमें दोनों भुजा समांतर है। हाँ बिल्कुल है। A2 समांतर है B डैश A3 के। और क्यों समांतर है? रचना हमने बनाई है ना, रचना से। अरे हम अनुमान थोड़ा लगा रहे हैं, हमने बनाई है भाई। ये कोण और ये कोण कैसे? देखना, अगर ये दोनों भुजाएं दो रेखाखंड है और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, ये कोण और ये कोण अगर बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है। 9th क्लास में पढ़ा आपने, ठीक है? और इससे पहले भी 8th क्लास में भी पढ़ा था कि दो रेखाएं हैं, इसको तीसरी रेखाखंड काटती है और ये संगत कोण अगर बराबर है तो ये दोनों कैसी होती है? समांतर होती है। इसका मतलब ये समांतर ही तो है। और जब समांतर है तो सिंपल सी बात है भैया कि ये बड़े त्रिभुज की ये भुजा को अगर छोटे त्रिभुज की इस भुजा से भाग दिया जाए और इस बड़े त्रिभुज की इस भुजा को छोटे त्रिभुज की भुजा से भाग दिया जाए, क्या? देखना, बड़ी भुजा कौन सी है? AB डैश को अगर AB से भाग दिया जाए बराबर से, ये बड़ी भुजा को ये छोटी भुजा से भाग दिया जाए, ये एक मिनट पहले क्या लिखा मैंने? ये वाला लिखा, अब ये वाला। ये बड़ी भुजा ये A3 है, उसको ये A2 से भाग दिया जाए, ये A2 से भाग दिया जाए, तो ये दोनों क्या होती है? बराबर होती है। ऐसे इसको भी इससे भाग दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए कि ये A3 कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 2 3, 3 बराबरी के टुकड़े किए थे ना, तो ये A3 कितना है? 3 है 3। और ये A2 कितना है? 2 भाग है ये, तो 3/2। और इसको दे दो समीकरण 1। पहले क्या करना है आपको? नीचे वाला त्रिभुज लेना है और नीचे त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस भुजा को आनुपातिक दिखा देना है। चलिए ठीक है। फिर पुनः ये ऊपर वाला त्रिभुज लेना है। कौन सा? ये वाला। इस त्रिभुज की ये भुजा के बटे में ये भुजा। अरे भाई सिंपल सी बात है, बड़ा त्रिभुज कौन सा है? ये वाला। बड़े त्रिभुज की कौन सी भुजा? ये छोटे की है, तो बड़े त्रिभुज की भुजा के बटे में छोटी भुजा, बड़े त्रिभुज की भुजा के बटे में छोटी भुजा, बड़े त्रिभुज की भुजा के बटे में छोटी भुजा। बस यही काम करना है।
बड़ा पहले ये वाली भुजा लिखो, ए सी डैश बटे ए सी। पुनः त्रिभुज का नाम तो लिख दूं मैं, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश में। और इसमें भी क्या हो रहा कि ये दोनों भुजा कैसी है, समांतर है। बी सी समांतर है किसके, बी डैश सी डैश के। ये रचना से आया, ये रचना से हमने बनाई है, हम ऐसे अनुमान नहीं लगा रहे हैं, हमने बनाया क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है और इनको तिर्यक रेखा काटती है, तो ये दोनों भुजा कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो इस भुजा के बटे में ये भुजा, इस बड़ी भुजा के बटे में ये छोटी भुजा। बड़ी भुजा कौन सी है, बी डैश सी डैश के बटे में बी सी, और ये बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा, ए बी डैश बटे ए बी। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि ए बी डैश बटे ए बी का मान कितना है, 3/2 है या नहीं है? अरे ये यहाँ पर देखिए ना, ए बी का मान कितना है, 3/2, समीकरण 1 से। क्या बोला है, ए सी डैश बटे ए सी बराबर से बी डैश सी डैश बटे बी सी, और बराबर से ए बी डैश बटे ए बी बराबर से कितना है, 3/2। और इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हमें, या दैट इज प्रूफ या प्रूव्ड, जो भी लिखना है आपको वो लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? आसान काम है, टफ लगे और एक बार देख लो। ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं, प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे से करो, तो एक क्वेश्चन अगर अच्छे समझ में आ गया तो फिर बाकी के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, और ये याद रखो कि आपको 3/2 बनाना है ना, हमेशा जैसा भी हो, चाहे अंश बड़ा हो चाहे हर बड़ा हो, नीचे दिया गया है और ऊपर का रचना करना है, ये बात याद रखना। तो इसका मतलब रचना वाला त्रिभुज बड़ा है, यानी कि इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और बड़ा बनेगा त्रिभुज, जो रचना करना होगा वो बड़ा बनेगा। और यदि मान लिया या 2/3 दिया होता, तो दिया हुआ त्रिभुज ये और बनाना है छोटा, तो वो इस त्रिभुज के अंदर बनेगा, इस त्रिभुज के अंदर बनेगा। जैसा कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, सेम उसी के जैसा। ठीक है ना, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न।